तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में बच्चे हम सभी समझने जा रहे हैं क्लास 11th में जो हमारा हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशालकाय साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट्स में समझने वाले हैं। ठीक है, एक पार्ट में नहीं, 2 पार्ट लेके आऊंगा। 2 पार्ट में मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है जी। इससे पहले आपको पता है लेखन कला और शहरी जीवन पूरा कंप्लीट करवा दिया उस चैप्टर को। तो आप लोगों ने अगर उस चैप्टर को नहीं देखा है तो भाई जरूर देखिए, चैप्टर को जरूर समझे। ठीक है, आओ जरा आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। रोशन सर स्टडी पॉइंट के नाम से अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। ठीक है, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नोट्स पीडीएफ वगैरह जो भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ पीडीएफ हमने पेड रख रखा है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो पीडीएफ आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ पेमेंट आपको करना होगा उसके लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, रोमन साम्राज्य की जब हम बात करते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखें तो वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे कि पूरा जो यूरोप का पार्ट है, जैसे यहाँ पे हमने ये मैप भी ऐड कर दिया है। ठीक है जी, तो पूरा यूरोप हम्म, अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे ना तो भाई पूरा यूरोप, ये पूरा यूरोप का जो एरिया है वो कवर करता है। साथ ही साथ अफ्रीका, अगर अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे, यूरोपीय यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के नीचे, यूरोप के नीचे आपको अफ्रीका दिख जाएगा, तो उत्तरी अफ्रीका है ना, ये पूरा उत्तरी अफ्रीका का पार्ट है। और अगर आप इधर देखें तो कुछ एशिया का भी जो भाग है, पश्चिमी एशिया का भाग है, वो भी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। पूरा का पूरा यूरोप इसमें आ गया आपका, है जी, पूरा का पूरा यूरोप आ गया इसमें। इसके अलावा अफ्रीका का कौन सा भाग बाबू, उत्तरी भाग आ गया आपका। ठीक है जी। और अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया का कौन सा भाग भाई, एशिया का जो पश्चिमी भाग है ये आपका रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जो रोमन साम्राज्य था वो कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, है ना, तो पूरा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया जो है आपका रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये बात सबको समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ेंगे। देखो यार, एकदम प्यार से एकदम हलवा बना के चैप्टर को समझाऊंगा और आपके मन में ना रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में आप बैठोगे, जो भी भाई इससे पहले इस चैनल से रोशन सा स्टडी पॉइंट से पढ़ के निकले हैं, आप जानते होंगे, वो बच्चे इस चैनल की तारीफ किए होंगे। बाकी मैं, अगर आप जुड़ चुके हैं, आपने अगर 2-4 वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा होगा कि मतलब हिस्ट्री एकदम हलवा हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री एकदम हलवा बना आ गया हो। देखो 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 देखो, हाँ, अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो है रोमन साम्राज्य के इतिहास। इसमें हम क्या बात करने वाले बाबू, इस टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या है हमारे पास। मतलब ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जान पाए हैं, हमें जानकारी प्राप्त हुई है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और स्टेट बोर्ड की बात करें तो 4 नंबर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, इनमें 3 नंबर 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो, रोमन साम्राज्य के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करने के स्रोत की बात करें तो यहाँ पे 3 स्रोतों की बात की गई है। सबसे पहले है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री मीन्स कि इसमें ऐसी चीजें ऐड की जाती है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने लायक हमारे पास आज भी मौजूद है, पुराने समय की चीजें, है ना। तो पाठ्य सामग्री में जो उस समय काल में जो भी व्यक्तियों ने कुछ इतिहास लिखा होगा, है ना, कुछ इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा होगा या फिर जो पत्र लिखे गए होंगे उस समय काल में, है ना। मान लो कि किसी राजा ने रानी को पत्र लिखा, खत लिखा, या रानी ने किसी राजा को खत लिखा, है ना, तो हम उससे भी पता कर सकते हैं उस समय का कोई व्याख्यान रहा होगा, किसी चीज का व्याख्यान, मतलब जिसमें पूरे डिटेल में उस चीज के बारे में बताया गया होगा, उस टॉपिक के बारे में या उस विषय के बारे में बताया गया होगा, तो व्याख्यान हो सकता है। प्रवचन, मतलब कि भाई पुराने समय काल में बहुत सारे साधु संत होते थे, है ना, या फिर पादरी होते थे जो कि प्रवचन देते थे। ईसाई धर्म में पादरी होते हैं, है ना, धर्मगुरु, तो वो प्रवचन देते थे। तो वो प्रवचन भी है हमारे पास मौजूद है आज लिखित रूप में। कानून, उस समय भी कानून बनाए गए थे भाई, लिखित तौर पे बहुत सारे कानून हुआ करते थे। तो ये सारी ऐसे स्रोत है जो कि पाठ्य सामग्री में आ जाता है और इन चीजों से हम रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्रोत क्या है भाई हमारे पास, दस्तावेज। दस्तावेज यानी कि जो मोटी किताबों के तौर पे, है ना, लिखा गया होगा, तो उनको हम दस्तावेज कह सकते हैं।
तो इसमें ज्यादातर ऐसे अभिलेखों को भी शामिल कर लिया जाता है, और पत्थरों पे जो शिलालेख शामिल, जो पत्थरों पे शिलालेख लिखे जाते हैं। अभिलेख आप समझते होंगे, अभिलेख क्या होता है। अभिलेख बोले तो बच्चे जो किसी ठोस चट्टान पे या पॉलिश पत्थर पे किसी शब्द को खोद खोद के लिख दिया जाता है, मतलब छीनी हथौड़ी लिया है ना, और वो जो हमारा पत्थर है उस पर ऐसे करके, मतलब छेद कर करके, जैसे मान लो मैंने ऐसे करके ऐसे ऐसे करके अपना नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया है ना, खोद खोद के, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे अभिलेख। क्या बोलेंगे बाबू, अभिलेख। अभिलेख किसी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे खोद के लिखे हुए जो शब्द होते हैं उसको हम अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख को भी दस्तावेज में शामिल कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज में जो शामिल होता है वो है पांडुलिपियां, है ना। देखो, जो हमारे रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो पांडुलिपि तैयार करते थे सरकंडे की नोक से। जो पेपायरस का पत्ता होता था ना, पेपायरस के पत्तों पे लेखन कार्य करते थे। किस पे लेखन कार्य करते थे बच्चे, पेपायरस, पेपायरस, ठीक है, जो पेपायरस के पत्ते हैं उस पे लेखन कार्य करते थे। और पेपायरस का जो पत्ता है, ये पेपायरस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका अध्ययन करने वाले को हम पेपायरस शास्त्री बोलते हैं, ठीक है। जो पेपायरस के पत्तों पे जो शब्द लिखे गए हैं उसका अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है, पेपायरस शास्त्री, पेपायरस शास्त्री। बाबू ये आ जाता है, कई बार एक नंबर में आ जाता है, ठीक है, तो आप सभी को ये बात पता होना चाहिए। तो देखो, सरकंडे की तीखी नोक से लेखन कार्य करते थे। सरकंडे की नोक होती थी, सरकंडा एक पौधा होता है जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था, ठीक है। सरकंडा कहाँ उगता था, मिस्र में नील नदी के किनारे, तो उसकी तीखी नोक से लेखन कार्य करते थे हमारे ये जो भाई लोग थे रोमन साम्राज्यवासी, ठीक है। तीसरा जो अवशेष है हमारे पास वो है भौतिक अवशेष। अब भौतिक अवशेष का मतलब क्या होता है, देखो कुछ चीजें ना हमें लिखित तौर पे नहीं मिल रही। अब लिखित तौर पे बहुत सारी चीजें सुरक्षित भी नहीं रहेंगी, या तो जला दिए गए या फिर नष्ट हो गए हो, लेकिन कुछ चीजें हमें जमीन के नीचे से मिली है, जैसे कि बर्तन हो सकते हैं, घरों के अवशेष, है ना, इमारतें, मूर्तियां, ये सब चीजें हमें जमीन के नीचे दफन मिली हुई है, ठीक है। तो इसको हम भौतिक अवशेष में शामिल करते हैं, और इससे भी आप प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, आप रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन से आगे भाई देखो क्या क्या लिखा है ना। खुदाई के दौरान जो भी हमें इमारतें मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, ये सब चीजें आपके भौतिक अवशेष में आ जाते हैं बाबू। तो ये सारे ऐसे स्रोत है जिससे कि हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चलता है, रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। किसी के मन में कोई डाउट इस टॉपिक को लेके नहीं रहा होगा भाई, आराम से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना चाहो कर लो, लेकिन अपने दिमाग में बसा लो भाई, इसको अपने दिमाग में बसा लो, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है। आगे आओ, आगे आ जाओ भाई, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जाता है। देखो, जब रोमन साम्राज्य का आप अध्ययन करोगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ चीजें लिखी हुई है, मैं आपको खुद लिख के समझाऊंगा। जब रोमन साम्राज्य का हम समय काल की बात करते हैं, समय काल, कितने समय काल में इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य को बाबू हम दो समय काल में बांटते हैं, दो समय काल में बांटकर इसका विश्लेषण किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। अब कौन से दो समय काल में भाई हम बांटते हैं इसको, तो एक है आपका पूर्ववर्ती काल, पूर्ववर्ती काल, ठीक है, एक क्या होगा हमारा पूर्ववर्ती काल, और एक हमारा परवर्ती काल, परवर्ती काल। अब बच्चे बोलेंगे भैया क्या है ये, क्या बवाल है ये पूर्ववर्ती परवर्ती, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। देखो, रोमन साम्राज्य में समय काल की बात करोगे ना बाबू, तो जो तीसरी सदी है ना, तीसरी सदी, उसके आधार पे हम समय काल को, टाइम पीरियड को दो भागों में बांटते हैं। कौन से समय काल, कौन से टाइम पीरियड का मतलब विभाजन लेंगे हम, कौन से टाइम पीरियड का गैप लेंगे हम, बीच में कौन सा टाइम पीरियड आएगा जिसको हम आधार मानेंगे, तो तीसरी सदी, तीसरी सदी। अब देखो, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पहले, पूर्ववर्ती, पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, जो चीजें पहले हुई है उसको हम पूर्व, पूर्व काल बोल देते हैं। तो यहाँ पे तीसरी सदी से पहले का जो भी समय काल होगा उसको पूर्ववर्ती काल बोलेंगे, ठीक है। तीसरी सदी से पहले का जो भी काल था उसको रोमन साम्राज्य में पूर्ववर्ती काल बोला जाता है, और परवर्ती जो कि तीसरी सदी के बाद शुरू हुआ। अब बीच में भैया ये तीसरी सदी का गैप क्यों लिया गया, क्या कारण है भैया, ये भी समझाओ। रीजन ये है मेरे बाबू कि तीसरी सदी जो था रोमन साम्राज्य के लिए संकटों से भरा हुआ था, संकट ही संकट। ऐसा लगा कि रोमन साम्राज्य खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ सम्राट, जो सम्राट, शक्तिशाली सम्राट आते हैं, फिर से रोमन साम्राज्य को खड़ा करते हैं,
फिर से उन्नति प्रगति में योगदान देते हैं और फिर से रोमन साम्राज्य जो है वो फलने फूलने लग जाता है। तो फिर परवर्ती काल की शुरुआत हो जाती है। लेकिन तीसरी सदी जो है वो संकट से भरा हुआ समय काल था। तो ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जाता है, जिसे पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहते हैं, ठीक है। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है। सदी और शताब्दी एक ही बात है बाबू, है ना। उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित किया जाता है, ये 2 भागों में बांटते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहते हैं। मतलब तीसरी शताब्दी तक का जो काल है वो पूर्ववर्ती और तीसरी शताब्दी के बाद का जो काल है उसको परवर्ती काल कहा जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अगर डाउट नहीं है तो लाइक करो वीडियो को, डाउट है तो दोबारा रिप्ले करके देख लो और लाइक कर देना। वीडियो को सारे बच्चे लाइक करेंगे। जितना ज्यादा लाइक करोगे यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो वीडियो को उतने ही ज्यादा बच्चों तक पहुंचा देगा भाई, और उतने ही ज्यादा बच्चों को हेल्प मिल पाएगा इस वीडियो से। तो एक बार लाइक, सारे बच्चे एक बार लाइक दो। चलो आगे आओ। हाँ ये हो गया हमारा। आ गया रोमन साम्राज्य में गणतंत्र या रिपब्लिक क्या था भाई। रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र या फिर रिपब्लिक का क्या मतलब है, आओ जरा इसकी बात करते हैं। देखो देखो मेरे बाबू, वैसे तो मैं रिपब्लिक की बात करूं या गणतंत्र की बात करूं तो वैसे मीनिंग होता है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा साम्राज्य या राज्य बोल दो जिन्होंने खुद का कानून बना लिया हो, खुद का संविधान बना लिया हो और उसके माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था को चलाए। तो हमारे लिए तो रिपब्लिक का मतलब ही, ठीक है। लेकिन रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब क्या था, सेनेट का शासन, ठीक है, ठीक है। रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या था, सेनेट का शासन, सेनेट। अब बच्चे पूछेंगे भैया ये सेनेट कौन है, ये सेनेट कहां से आ गए। तो देखो मेरे बाबू, रोमन साम्राज्य में एक धनी और अमीर लोगों का वर्ग था जिसको कहा जाता है सेनेट। कौन थे भैया, ये धनी, धनी वर्ग, ठीक है। और रोमन साम्राज्य पे पूरा नियंत्रण जो था उस सेनेट का ही था। सम्राट से पहले, जब सम्राट की गद्दी का उद्भव नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या होता था बाबू कि पूरे साम्राज्य पे जो नियंत्रण था वो सेनेट का होता था। मतलब मान लो कि एक एरिया है, जैसे मान लो दिल्ली में अलग अलग एरिया, मान लो आजादपुर एक एरिया है तो वहां का एक सेनेट होगा, आदर्श नगर एक एरिया है वहां का एक सेनेट होगा। मतलब जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे धनी व्यक्ति है, वो सेनेट होता था, उसका नियंत्रण पूरे अपने एरिया में होता था। तो इस तरीके से इनका समय काल चल रहा था, ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, ये गणतंत्र का जो काल रहा ना बाबू, रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का काल रहता है 27 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। लगभग 509 ईसा पूर्व से लेके 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य क्या रहा बाबू, गणतंत्र रहा, यानी कि सेनेट का शासन रहा। लेकिन 27 ईसा पूर्व में एक बहुत ही योग्य सम्राट का उद्भव होता है, एक बहुत ही पावरफुल सम्राट उभर के सामने आता है जिसको हम बोलते हैं सम्राट ऑगस्टस। सम्राट ऑगस्टस आएगा, सैनिकों जो मतलब सेनेट है उनका बैंड बजाएगा और सम्राट की जो सत्ता है उसको फिर से स्थापित करेगा। सम्राट फिर से बहुत पावरफुल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके मैं पढ़ूंगा और चीजें आपको एकदम फिट हो जाएगा भाई दिमाग में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बस रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहो और अपने पेपर की तैयारी एकदम धांसू तरीके से करते रहो। देखो क्या लिखा है कि इस साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में नहीं थी। मतलब पूरा सत्ता जो था, पावर जो था, वो किस तक सीमित था, सेनेट तक। यही था गणतंत्र रोमन साम्राज्य के लिए। अब क्या होता है, सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला होता था जिन्हें अभिजात कहा जाता था। तो अभिजात वर्ग बोल दो या सेनेट बोल दो, एक ही बात है। 10वीं क्लास में अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि जो अमीर वर्ग है, तो इनका दबदबा था इसमें, ठीक है भाई। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। मतलब सेनेट एक संस्था है और उस पर नियंत्रण किसका है, पूरी तरीके से जो हमारे धनी लोग थे, वहां के जो अभिजात वर्ग के लोग थे, उनका इस संस्था पे पूरी तरीके से उन्हीं का नियंत्रण था। लेकिन गणतंत्र का टाइम पीरियड मैंने क्या बताया भाई, 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र का
समय काल था। लेकिन 27 ईसा पूर्व में क्या होता है, जूलियस सीजर, सोजर हो गया यहाँ पे, मिस प्रिंट हो गया, जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र था। दत्तक मतलब होता है गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ, सगा पुत्र नहीं, गोद लिया हुआ, ठीक है। तो गोद लिया हुआ पुत्र था जिसका नाम क्या था, ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ने क्या किया, नचा दिया, सेनेटों को हटा दिया सत्ता से और सम्राट के पद को फिर से स्थापित किया, है ना। और इस तरीके से फिर सम्राट जो है वो सर्वोपरि हो गया, सत्ता में सबसे ऊपर हो गया, ठीक है जी। चलो, तो उम्मीद करता हूं गणतंत्र का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। गणतंत्र का मतलब सबको समझ में आया तो एक लाइक ठोको, एक लाइक ठोको भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपेट। अब बच्चे भाई प्रिंसिपेट क्या है ना, प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है। चलो जी देखो, तो हमारे ऑगस्टस भाई साहब की एंट्री होती है 27 ईसा पूर्व, है ना। 27 ईसा पूर्व में किसकी एंट्री हो गई भाई, किसकी एंट्री हो गई भाई, ईसा पूर्व में किसकी एंट्री हो गई भाई, ऑगस्टस की। और ऑगस्टस ने क्या किया, एक साम्राज्य स्थापित किया। क्या स्थापित किया मेरे बाबू, क्या स्थापित किया, साम्राज्य या फिर राज्य बोल दो, है ना। साम्राज्य या फिर जो राज्य स्थापित किया ना 27 ईसा पूर्व में, उसी को प्रिंसिपेट कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपेट। ऑगस्टस जो था, ऑगस्टस का काल पूरे रोमन साम्राज्य के लिए बहुत ही बेमिसाल माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। ये इसका जो काल था वो शांति के लिए, ठीक है जी, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, है ना, साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य का विस्तार, इन सभी चीजों के लिए याद किया जाता है, इन सभी चीजों के लिए याद किया जाता है। शांति, उन्नति, प्रगति, विस्तार, ये सारी चीजें इसी के काल में देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया सम्राट था, बहुत ही मस्त सम्राट था, बहुत ही प्यारा स्मार्ट सम्राट था। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत तो इसकी बेगम थी, मतलब बेगम कह रहा हूं, रानी, ठीक है जी। हाँ, देखो क्या लिखा है, ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो साम्राज्य की स्थापना की उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपेट बोलते हैं। बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ो। 3 खिलाड़ी, राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। अब खिलाड़ी का मतलब ये नहीं है कि गेम खेलने वाले खिलाड़ी, भाई कोई गेम चल रहा है उसमें खेल रहे, ऐसा नहीं। रोमन साम्राज्य को चलाने में कौन से 3 वर्ग का योगदान था, 3 कौन से खिलाड़ी थे जो कि पूरे रोमन साम्राज्य को चला रहे थे। तो इसमें सबसे पहले जो, अगर हम सबसे पहले खिलाड़ी में अगर सबसे टॉप पे रखेंगे तो सम्राट होगा। सम्राट, सारे सत्ता जो है किसके पास है, सम्राट। सारे फैसले साम्राज्य को चलाने के लिए कौन लेता है, सम्राट। 27 ईसा पूर्व में पूरा जो पावर है वो किसके हाथों में आ गया, सम्राट के हाथों में। उसके बाद है सेनेट। सेनेट मैंने आपको बोल दिया धनी वर्ग है ना, अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग का बोलवाला है, और ये भी अपने अपने एरिया में पावरफुल है, अपने अपने एरिया में पावरफुल है, लेकिन अब सम्राट के अधीन है, सम्राट के अधीन रह के काम करते हैं, सम्राट के नीचे रह के काम करते हैं। मतलब पूरा मान लो कि ये पूरा साम्राज्य है, इस साम्राज्य का राजा कौन हो जाएगा भाई, सम्राट हो जाएगा, है ना, सम्राट, सम्राट हो जाएगा, ठीक है। पूरे साम्राज्य का मालिक सम्राट हो जाएगा। इसने क्या किया, अपने छोटे छोटे एरिया में जो पहले से सेनेट नियुक्त थी उनको रहने दिया। वो क्या कर रहे हैं, सम्राट की सेवा कर रहे हैं, एक तरीके से सम्राट के लिए काम कर रहे हैं, है ना, जो अलग अलग एरिया के सेनेट है। तो सेनेट भी है। लास्ट में सेना, भाई बिना सेना के साम्राज्य का अस्तित्व भी नहीं है। जिस राज्य का सेना जितना पावरफुल होगा उस साम्राज्य उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, है ना, क्योंकि युद्ध में सेना से ही तो युद्ध जीता जाएगा ना भाई। सिर्फ राजा थोड़ी नहीं अकेले जाके तलवार लड़ेगा और जीत गए, लड़ेगी तो सेना उसकी, है ना। तो सेना जो है, रोमन साम्राज्य की सेना बहुत पावरफुल थी, बहुत ज्यादा सदस्यों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, है ना। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी आगे हम रोमन सेना के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। समझ में आया सबको, आसान था बहुत, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखो रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषता, है ना, मैंने बोला था और यही टॉपिक आ गया, रोमन साम्राज्य की सेना की क्या विशेषता। तो देखो रोमन साम्राज्य की सेना की खासियत क्या थी कि लोग ना बड़ी शिद्दत से काम करते थे। शिद्दत से क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि मिलता था वेतन, सभी सैनिकों को मिलता था। क्या, सभी सैनिकों को, जितने भी सैनिक रोमन सेना में जितने भी सैनिक काम करते थे सबको मिलता था वेतन। वेतन मतलब मिलता था पैसा, भत्ते मिलते थे। इसीलिए लोग
इसमें जोड़ना चाहते थे। एक व्यावसायिक सेना, रोमन साम्राज्य की सेना को एक व्यावसायिक सेना कही जाती है। वेतन मिल रहा है सबको, तो लगभग लगभग 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। इस वजह से 6 लाख से भी ज्यादा रोमन साम्राज्य की सेना में सैनिक मौजूद थे और 25 वर्ष तक सभी को काम करना हो। ठीक है, एक बार सारे पॉइंट में पढ़ देता हूँ। देखो क्या लिखा है, रोमन की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें सभी सैनिकों को वेतन मिलता था। 25 वर्ष तक कार्य करना होता था सभी सिपाहियों को। रोमन साम्राज्य में सेना एक बहुत बड़ी निकाय थी जिसमें 6 लाख तक सैनिक मौजूद थे। रोमन सेना के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। मतलब इस सम्राट का जो किस्मत है वो पूरी तरीके से सेना पर निर्भर करता था। अगर सेना पावरफुल है तो सम्राट भी पावरफुल होगा, सेना कमजोर सम्राट कमजोर। ठीक है जी। सेनेट सेना से घृणा करते थे और क्योंकि सेना हिंसा करती रहती थी। मतलब कि सेनेट जो है वो सेना को देखना मतलब पसंद ही नहीं करती थी सेना, क्योंकि जो सेना है वो हमेशा अच्छे वेतन के लिए हिंसा कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, है ना, या फिर मार काट का ही एक तरीके से इनका काम ही यही है, लड़ाई करना, मार काट करना। तो ये मार काट को वैसे उतना पसंद नहीं करते थे सेनेट लोग, और हिंसा वगैरह करते रहते थे, तो इस वजह से ये पसंद नहीं करते थे सेना को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी सबको समझ में आया भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, कैच कर लो अपने माइंड में, भर लो अपने दिमाग में सारी चीजें। चलो आगे बढ़ो। बलात् भर्ती वाली सेना बलात् भर्ती वाली सेना से हम क्या समझते हैं? देखो, बलात् मतलब होता है बलपूर्वक। मान लो इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी तो आप मर्जी से सेना में जा सकते हो, लेकिन सरकार ने एक ऐसे कानून बना दी, मान लो मेरी सरकार है और मैंने ऐसी कानून बना दी कि हर एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में कार्य करना कंपलसरी हो जाएगा। ये कानून मैंने बना दिया, तो तुम्हारे घर से मैं क्या करूंगा, किसी एक बंदे को उठा लूंगा और बोलूंगा सेना में काम कर, इतने साल तक कार्य करना हो। हर एक परिवार से कोई ना कोई सेना में कार्य करेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी न किसी को काम करना होगा। तो ये बलपूर्वक हो रहा है ना भाई, बलपूर्वक मैं मतलब सैनिक सेना में भर्ती करवा रहा हूँ लोगों को। तो जो सेना में लोगों की भर्ती बलपूर्वक हो उसको हम बलात् भर्ती वाली सेना बोलते हैं। ठीक है, बलात् भर्ती वाली सेना, ऐसी सेना को कहा जाता है। ठीक है, ये देखो बलात् भर्ती वाली, ताली हो गया ताली। बलात् भर्ती वाली सेना वह सेना होती है जिसमें कुछ वर्ग या समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़े। ठीक है जी। गृह युद्ध, अगला शब्द आता है गृह युद्ध। वह गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? तो गृह मतलब घर में ही लड़ाइयाँ हो रही है तो उसको गृह युद्ध बोलेंगे। जैसे तुम्हारे घर में मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है ना, तो आप उसको गृह युद्ध कह सकते हो, घर के अंदर युद्ध हो रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक देश के अंदर कुछ हिंसा, एक देश या एक साम्राज्य के अंदर कुछ हिंसा हो रही है, मारकाट हो रही है ना, आपस में दो समूह लड़ रहे हैं, आपस में दो समूह के बीच में मुठभेड़ हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गृह युद्ध बोलेंगे। ठीक है बाबू, देखो क्या लिखा है, गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया संघर्ष है। जैसे कि मान लो दो सेनापति है वो आपस में लड़ गए, है ना, दो देश के अंदर जो दो सैनिक गुट है वो आपस में लड़ गए सत्ता पाने के लिए, तो ये गृह युद्ध का पार्ट माना जाए। ठीक है, दिनारियस क्या था? अगला कॉन्सेप्ट है आपका दिनारियस का, इंपॉर्टेंट है काफी। देखो भाई, दिनारियस रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, दिनारियस क्या था? रोमन साम्राज्य में चांदी का एक सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होता था। शुद्ध नहीं, विशुद्ध मतलब मिक्स कह सकते हो आप, है ना। तो विशुद्ध था भाई, ये विशुद्ध था, शुद्ध नहीं था। एक आगे एक और सिक्का आएगा सॉलिडस, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। रोमन साम्राज्य को हेरोड के राज्य से प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। मतलब एक हेरोड नाम का एक राज्य था जहां से 54 लाख दिनारियस की आमदनी वहां से हुआ करती थी रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो ये दिनारियस एक प्रकार का सिक्का था, विशुद्ध चांदी का। वजन कितना था? 4.5 ग्राम। ठीक है, याद रखना सबको, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं। रोमन साम्राज्य का घनी आबादी वाले विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण कैसे था भाई? हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य एक नहीं दो नहीं पूरे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है भाई, पूरे 3 महाद्वीपों। अब इतने विशाल काय साम्राज्य पर नियंत्रण सम्राट कैसे रखते थे? क्या तरीका था, किस तरीके से नियंत्रण रखा जाता था, उसकी बात है। ठीक है, चलो आओ देखो क्या क्या पॉइंट दे रखा है। देखो, तो क्या किया, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए, है ना। सम्राटों ने क्या किया भाई, पूरे साम्राज्य में दूर दूर तक नगर स्थापित किए। उन नगरों के माध्यम से ही पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है,
देखो क्या लिखा गया, स्थापित किए गए जिसके द्वारा समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जैसे सिकंदरिया तथा एंटीओक साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के मूल आधार थे। जैसे सिकंदरिया या एंटीओक जैसे शहर की बात कर लो, इन शहरों के माध्यम से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। ये मूलभूत शहर थे। इन्हीं शहरों के द्वारा सरकार प्रांतीय, सामाजिक, ग्रामीण क्षेत्र पर जितने भी प्रांतीय एरिया थे, है ना, ग्रामीण एरिया थे, उन पर कर लगाते थे, क्योंकि ज्यादातर जो कामकाज है वो शहर से चलता था। जैसे कि अभी राजधानी होता है, जैसे मान लो बिहार की राजधानी है पटना, तो पूरा कामकाज कहाँ से चल रहा है? पटना से चल रहा है ना। यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ एक मुख्य शहर हो गया, वहां से पूरे कामकाज चल रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्हीं बड़े बड़े शहरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र पे कर लगाया जा रहे हैं ना, और जिससे कि धन संपदा जो है वो राज्य को प्राप्त हो रहा है। स्थानीय उच्च वर्ग के लोग कर वसूल करते थे और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्यों में सक्रिय सहायता करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जैसे कि सेनेट की बात कर लूं, तो सेनेट भी साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और अपने अपने एरिया से टैक्स वसूल रहे हैं, वहां के प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा रहा है। कुछ और पॉइंट है क्या यहाँ पे? देख लेते हैं। जो इतने ही दे रखे, 4 ही दे रखे। अरे ये कौन है? चलो हटाओ इसको। अगला टॉपिक आ गया भाई, अगला टॉपिक आ गया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। अगर इस चैप्टर में मैं कहूं कि कोई टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही, सबसे ज्यादा, मतलब हर बार पेपर में आता है, हर बार आता है। तो इसीलिए ध्यान से समझो, है ना, ध्यान से समझो भाई इस टॉपिक को। तीसरी शताब्दी का संकट, रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट, मतलब रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी शताब्दी का संकट क्या था, उसकी हम बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि रोमन साम्राज्य को हम 2 भागों में बांट के पढ़ने वाले, जिसमें से गैप कौन से ईयर को लिया गया? गैप ईयर कौन सा है? तीसरी सदी। अब तीसरी सदी को गैप के तौर पे क्यों लिया गया? क्योंकि तीसरी सदी जो था रोमन साम्राज्य के लिए संकटों से भरा हुआ था। बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ा रोमन साम्राज्य को, और ऐसा लगा कि इस समय काल में खत्म हो जाएगा, साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसी को हम तीसरी सदी के संकट में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों लगा ये साम्राज्य खत्म है, टाइम हो जाएगा भाई, खत्म है। देखो, तो होता क्या है कि हम सभी को पता है कि पहली दूसरी शताब्दी जो था रोमन साम्राज्य के लिए उन्नति, प्रगति, विस्तार का टाइम पीरियड था। बहुत अच्छे सम्राट हुए जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साम्राज्य को बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन धीरे धीरे तीसरी सदी आते आते तक ये जो उन्नति प्रगति का जो टाइम पीरियड चल रहा था वो खत्म होने लगा। अब विनाश का टाइम पीरियड शुरू हो गया, है ना। होता क्या है कि लगभग हम देखते हैं कि ईरान में 225 ईस्वी में एक बहुत ही आक्रमणकारी वंश का उदय होता है, जिसको हम बोलते हैं ससानी। ससानी वंश का उदय होता है। अब ससानी वंश बहुत ही खतरनाक वंश है भैया, और ईरान वालों के साथ रोमन वालों की दुश्मनी चल रही है। अब ये बदला लेंगे, दौरा दौरा के मारेंगे रोमन सम्राटों को, रोमन सेना को दौरा दौरा के मारेंगे। देखो, ईरान के ससानी वंश का एक शासक था जिसका नाम था शाहपुर प्रथम। क्या नाम बोला मैंने? शाहपुर प्रथम। इसने दावा किया कि भैया इसने ना रोमन साम्राज्य के लगभग 60,000 सैनिकों का गला काट, ठीक है, और रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटीओक, ठीक है जी, एंटीओक पे कब्जा कर लिया। समझ गए? इसी के साथ क्या होता है कि कई जर्मनी मूल के जो जनजाति है उन्होंने राइन और डैन्यूब, देखो रोमन साम्राज्य का जो विस्तार था, मेन एरिया जो था वो राइन और डैन्यूब नदी के इर्द गिर्द ही था। अब जर्मनी मूल के जनजाति जो है, बहुत ही खतरनाक जनजातियों ने क्या किया, राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। राइन और डैन्यूब नदी की जो सीमाएं हैं उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उन प्रांतों की पूर्वी सीमाओं पर बार बार हमले करते रहे, हमले करते रहे, बार बार लोगों को मारते रहे, है ना। और इस कारण वर्ष रोमन वासियों का जो डैन्यूब नदी का जो एरिया था, रोमन वासियों को डैन्यूब नदी के आसपास का एरिया खाली करके भागना पड़ा, बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लिए उधर, ठीक है। इसी समय रोम के सम्राट उन लोगों के खिलाफ निरंतर युद्ध करते रहे जिन्हें रोमनवासी विदेशी बर्बर कहते थे। विदेशी बर्बर यानी कि जो मार काट में विश्वास करते हैं, सिर्फ बातचीत से बात नहीं करते, सीधा गला काटने में विश्वास करते हैं, उनको हम बर्बर बोलते हैं, ठीक है। बर्बरता पूर्वक तरीके से मार देते हैं लोगों को। तो बार बार रोमन सम्राटों को इन विदेशी बर्बरों के साथ भी युद्ध करना पड़ा, और इन सभी युद्धों की वजह से लगभग हम देखते हैं कि तीसरी शताब्दी में, यानी कि
47 वर्ष के टाइम पीरियड में 25 सम्राट मारे गए, मतलब 25 सम्राटों को सत्ता से हटाया गया, कुछ मारे गए, कुछ को सत्ता से ऐसे ही हटा दिया गया, तो 25 सम्राट सत्ताहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि पहली दूसरी सदी तो भाई ठीक ठाक था, उन्नति प्रगति विकास का टाइम पीरियड था, लेकिन रोमन साम्राज्य तीसरी सदी में संकटों का सामना किया, है ना जी। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको ओके है। चलो अब आगे के टॉपिक को ना बाबू अगले वीडियो के लिए बचा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर एक ही में खत्म हो जाएगा मामला, थोड़ा बचा लेते हैं अगले पार्ट के लिए। वैसे भी आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, लगभग 30 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है भाई। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है समझ में आ गया होगा, किसी टॉपिक में कोई भी डाउट आपके मन में नहीं। किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट है कमेंट बॉक्स में मेरे को बताए, सबका कमेंट पढ़ता हूँ, खास करके जो नए कमेंट जो आते हैं मैं उसको हर हाल में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कमेंट में मेरे को बताए कि भैया ये डाउट है, ये समझ नहीं आया, उसको अगले वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, प्यार दिखाएं, जितना प्यार आप दिखाएंगे उतना ही मुझे मजा आएगा, नए तरीके से नए अंदाज में पूरे जोश के साथ आपको पढ़ाएं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।